हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो देखिए आज मैं 12th का यहाँ पर लिख देता हूँ 12th, ठीक ना। 12th का जो केमिस्ट्री है सॉल्यूशन उसको मैं आज कराने वाला हूँ, ठीक ना। जो अनसॉल्व सेट 2 है, आपको देखिए अनसॉल्व सेट 1 और जिसका कोड था कोड 347 CB, ठीक ना। और वो पेपर से मैं कराया था, इसलिए मुझे सेट उस समय मिल नहीं पाया था। जो अनसॉल्व पेपर था वो नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं पेपर से कराया था। CB है, ठीक ना। वो उसका क्या है कोड CB है और इसका कोड क्या है CA है, ठीक ना। CA तो ये प्रथम वाला, ये पहला सेट है और वो दूसरा वाला है, लेकिन हम उसको पहला करा दिए हैं तो इसको दूसरा कर दिए, ठीक ना। अब इसके बाद जो रहेगा वो सही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर चैनल नेम है सरल सॉल्यूशन, ठीक ना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और देखिए अगर आपको PDF चाहिए, PDF तो PDF के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर PDF के लिए, ठीक ना। PDF के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए नंबर यहाँ पर लिख देने 74 612 763, ठीक ना। 763 ये अब मेरा नंबर है। इस पर आपको JKS लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक ना। या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 1 अंक के लिए सभी क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। और देखिए पहला क्वेश्चन है, वह ठोस जो विद्युत चालक अघात वर्ध्य और तन्य होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक ना। इसको बताना है आपको क्या कहलाते हैं। पहला है आणविक ठोस कहलाते हैं, या फिर आयनिक ठोस कहलाते हैं, धात्विक ठोस या संयोजक ठोस। यहाँ पर देखिए चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। अघात वर्ध्य का मतलब क्या होता है? अघात वर्ध्य का मतलब होता है जिसको पीटा जाए तो फैले, ठीक ना। और तन्य का मतलब होता है जिसको खींचा जाए, किसी चीज़ से खींचा जाए तो फैले, ठीक ना, बढ़ जाए, ठीक। तो उसको बोलेंगे धात्विक ठोस। जो धातु होते हैं ना, ये सब उसमें गुण पाए जाते हैं। चालक पाया जाता है, घातवर्ध्यता पाया जाता है और तन्य पाया जाता है, ठीक ना। ये सब चीज़ें पाई जाती हैं किसमें? धातु में। तो ये धात्विक ठोस हो गया। आपका ऑप्शन नंबर C वाला सही जवाब हो जाएगा, तीसरा, ठीक ना। अब आइए चलते हैं इस पर ख वाले पर। तो ख वाला क्वेश्चन है, कह रहा है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम मिलियन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? तो ग्लूकोज में अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है, ये देखिए कितना है, 200 ग्राम है तो 200 ग्राम गुणे 10% है तो 10% लिखेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100 कर देंगे, ठीक ना। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब कितना आ गया? ये 2 0 से 2 0 कट गया तो ये बचा 20, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम आपका सही जवाब हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था 1 नंबर में। ये आपका इसका भी C वाला आपका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है। तो ग वाले में क्या है? ग वाले में पूछा है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इंटू सेकेंड इनवर्स है, ठीक ना। तो अभिक्रिया की कोटि होगी, क्या होगी अभिक्रिया की कोटि? तो इसमें आप डायरेक्टली इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ये है आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। क्या होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला इसमें भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारक कह रहा है क्षारक जो RNA में नहीं होता है। जो क्षारक ऐसा कौन इसमें से है कि जो RNA में नहीं पाया जाता है? तो RNA में देखिए आपका क्या नहीं पाया जाता है? ये देखिए एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, थायमिन और यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? थायमिन नहीं पाया जाता है किसमें? RNA में। और थायमिन किसमें पाया जाता है? थायमिन आपका पाया जाता है DNA में, ठीक ना। ये DNA में पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन भी पाया जाता है, ठीक ना। तो 4 क्षारक DNA में, 4 क्षारक RNA में। RNA में जो क्षारक 4 होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और एक ये यूरोसिल होता है, ठीक ना, यूरोसिल। और जो DNA में पाया जाता है वो एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन और साइटोसिन है, ठीक ना। 4 क्षारक उसमें भी और 4 क्षारक इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अंगा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना, ठीक ना। बेंजोइक अम्ल प्रदर्शित करती है, टालविन या बेंजल्डिहाइड या फार्मिक अम्ल आपको क्या प्रदर्शित करती है, ये आपको क्या करना है? बताना है, ठीक ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड प्रदर्शित क्या करती है? बेंजल्डिहाइड। तो देखिए इसमें भी आपका 3rd वाला ही सही जवाब है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कार्बिल
कार्बिल एमीन क्रिया देती है। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वो आपको क्या देती है, मतलब अभिक्रिया होने के बाद उसे क्या प्राप्त होता है, इसके पूछने का मतलब ये है, ठीक ना, कि यह अभिक्रिया जब पूर्ण हो रही है तो जो आपका बनता है उसमें जो अभिकर्मक बन रहा है, जो अभिकारक बन रहा है, अभिकारक करें, जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है ये पूछा गया है। तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है ना, CH3NH2 मेथिल एमीन देती है, क्या देती है, मेथिल एमीन देती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक ना। तो अगले पेज पर चलते हैं, आपका ये 1 नंबर वाला कंप्लीट हुआ, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया, मतलब लिख दिए हम कि 2 अंकों के लिए, जो प्रश्न नंबर 2 है ना ये 2 अंकों के लिए आपका है, ये पेज नंबर 2 है, ठीक ना। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं बार बार आपको कह रहा है कि 2020 से लगाए, 2020 से लगाए, देखिए 2020 से लगाए, 21 का, 22 का और 23 का 4 साल का PDF आपको मिलेगा। ओनली 60 रुपीज़, इसमें भी आप 10 रुपया माइनस कर लीजिए, आपको 50 रुपये में ओनली 50 रुपये आपको 4 साल का प्रैक्टिस सेट, 4 साल का प्रैक्टिस सेट का मतलब समझ रहे हैं, 7 गुणे 4 साल कर लीजिए, 4 साते 28 गो अंसाल सेट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और यही नहीं, केमिस्ट्री का ही नहीं, आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, आपको फिजिक्स का भी मिल जाएगा, इसमें केमिस्ट्री का ही नहीं फिजिक्स का भी मिल जाएगा आपको। उसका भी क्या होगा, उसका भी 50 रुपया, 50 रुपया उसका नहीं हम लगाएंगे, उसका 40 रुपया ही लगाएंगे, ठीक ना। आपको 90 रुपया में कुल यानी कि 8 साल का आपको 8 चौक को 32 यानी कि कह सकते हैं 8 सात 56, कितना हुआ, 56 सेट का सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं खुद सॉल्व किया हूँ सभी को और बहुत ही मेहनत लगी है, जैसे इसमें भी मेहनत लगी। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आप खोजते होंगे तो क्वेश्चन मिलता ही नहीं होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 का क है, यहाँ पर स्टार लगाए, यहाँ पर भी स्टार लगाए। स्टार का मतलब अभी हम बता रहे हैं, एक सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अब देखिए स्टार का मतलब यहाँ पर हम नोट में लिख दिए हैं, क्या है, स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स या टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये सब क्या कर दिए गए हैं, NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ NCERT की, यहाँ पर जो अंसाल पेपर है, यहाँ पर देखिए अंसाल पेपर यहाँ पर आपको दिख रहा है, नोट देखिए, नोट स्टार देखिए, आपको लगे स्टार लगे प्रश्नों के संबंधित चैप्टर या टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। जब NCERT द्वारा ये हटा दिए गए हैं तो आएंगे कहाँ से, नहीं आएंगे, ठीक ना। तो आने वाले हैं नहीं तो इसको पढ़ना है नहीं, ठीक ना। तो अब देखिए दूसरा है प्रश्न नंबर 2 का ग वाला, देखिए उत्तर दीजिए, क्या है उत्तर देना है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो जो विलयन की चालकता होती है ना वो तनुता के साथ घटती है, और वो क्यों घटती है आपको रीजन बताना है। ये तो उसको पता है कि घटती है, जो विलयन की चालकता होती है वो तनुता के साथ क्या होती है, घटती है, ये तो पता है, सबको पता है, उसको भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि इसमें बता दिया गया, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो विलयन की चालकता होती है वो तनुता के साथ घटती है। लेकिन ये क्यों घटती है आपको उसको बताना है, ठीक ना। तो देखिए विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः इसी कारण चालकता भी घटती है। जब आप विलयन की तनुता बढ़ाएंगे तो विलयन की इकाई आयतन में जो उपस्थित आयन होंगे क्या होगी, जो उपस्थित आयन होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब उपस्थित आयन की संख्या घटेगी तो उसके कारण ही चालकता भी क्या होगी, घटेगी। जब आयन ज़्यादा से ज़्यादा आयन होते हैं ना तो चालकता क्या होती है, यानी कि चलने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब वही आयन यानी कि आयन कम हो जाते हैं तो चलने की क्षमता भी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है, ठीक ना। तो ये देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का ग वाला है, दूसरा वाला है, पहला वाला था ये, दूसरा वाला है, ठीक ना। तो 298 केल्विन पर 0.20 यानी कि 20 m के मतलब मोल के Cl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.24 यानी कि 0.248 S यानी कि ये पराशर दाब दिया गया है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया के बराबर, ये के क्या है, कप्पा है, के क्या है, कप्पा है, कप्पा नहीं कटप्पा नहीं, कप्पा है, ठीक ना, कप्पा। तो कप्पा देखिए 0.248 इतना दिया गया है, और इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.0248, यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये इन्वर्स में था, ये स्क्वायर में हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए दशमलव बढ़ गया, ठीक ना, एक जीरो लग गया, दशमलव इधर आ गया, ठीक। मोलरता कितना दी गई, मोलरता दी गई
0, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मोलरता दी गई 0.02 और 0.20, ठीक ना। फिर मोलर चालकता आपका लैम्ब्डा यम का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है? लैम्ब्डा यम का मान निकालना है, ठीक ना। तो लैम्ब्डा यम का मान कैसे निकालेंगे आपको मैं फार्मूला के साथ यहाँ पर लिख दिया हूँ। लैम्ब्डा यम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बटे में मोलरता, ठीक ना। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। और के का मान यहाँ पर रखेंगे, 1000 दिया है, मोलरता का मान यहाँ पर रखेंगे, कुछ नहीं करना है सिवाय किसके हल कर देना, ठीक ना। तो लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा जब आप पूरा करेंगे इसको तो 124 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल प्रति इनवर्स आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए हमारा आ गया पेज नंबर 3 और प्रश्न नंबर 2 का घ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या कह रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 एरो यहाँ पर दिया है 2NO2 प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक ना, में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 30 मिनट के पश्चात इतने मोल लीटर इनवर्स रह गई, ठीक ना। तो 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। log 10 का मान यहाँ पर आपको दे दिया है। log 10 का मान 0.2 × 10 के 0.2 इसका मान होता है कितना? यहाँ पर मान दे दिया है 0.7924। अगर ये पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे आपको log का मान दिया रहेगा, ठीक ना। log 6 का, log 4 का, log 5 का, इस तरीके से मान दिया रहेगा नीचे, ठीक ना। तो प्रथम कोटि का सूत्र, अब देखिए प्रथम कोटि का सूत्र क्या होता है? के बराबर होता है 2.303 बटे में टी log A/A-x। जो ए होता है ये प्रारंभिक सांद्रता होती है। जो प्रारंभिक सांद्रता आपकी दी गई 1.24 × 10⁻2 और A-x बाद वाली जो सांद्रता होती है वो दी है 0.20 × 10⁻2। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए आपको करना क्या है, यही फार्मूला पर ये सब चीज़ें रख देना। एक जगह पर ए का मान रख देना और जो A-x का है A-x का मान वहाँ पर रख देना है, ठीक ना। तो log वही उसी तरह रहेगा। और ये मान रखेंगे टी का मान कितना दिया है? टी बराबर आपका देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 30 मिनट दिया, ठीक ना। 30 मिनट टी का मान रख देंगे। और देखिए के बराबर इसको आपको हल करना है, ठीक ना। तो -2 है, -2 ये दोनों कट जाएगा। 0.20 है और यहाँ पर 0.24 है। अब इस 2 से 2 दशमलव कट जाएगा, यानी कि 1-2 अंक पर इधर, 1-2 अंक पर इधर भी है, तो कट जाएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम मस्त तरीके से पढ़ लेना है, यानी कि देख लेना है। सिर्फ वीडियो को आप देख लें ये अच्छा नहीं, ये मतलब बेहतर नहीं होगा, ठीक ना। देखना बेहतर नहीं, आप जब तक इसको लिखेंगे नहीं, जितने बार पढ़िए उतने बार लिखिए और वो रट करके लिखिए, यानी कि उसको याद करके दोबारा लिखिए, तब आपको ये चीज़ें याद होंगी। याद करने का बहुत ही सिंपल फंडा होता है, ठीक ना। ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसको फिर दोहरा कर लिखिए, ठीक ना। तो ये आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक। के बराबर 2.303 × 30 बटे में 30 log देखिए इसको काटेंगे तो 6.2 आएगा, ठीक ना। तो 6.2 का मान यहाँ पर दिया है 0.72924 × 10 कहाँ से आ गया? तो 10 दशमलव को हटाने के लिए गुणा किया गया, ठीक ना। दशमलव को जब हटाएंगे तो गुणा करेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा किए हैं दशमलव को इधर करने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये दशमलव इधर हो गया 23.03 गुणे ये हो गया और 3 × 10⁻2 हो गया। 10⁻2 की 1010, यानी कि इसको मिलाकर 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। और 3 को अलग कर लिए, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, के बराबर आ जाएगा आपका, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.248 × 10⁻2 बटे में 3 आ जाएगा और 3 से भाग दे देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 3 से भाग देंगे तो 6.082 × 10⁻2 मीटर इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जो प्रश्न नंबर 3 होता है 2 अंकों के लिए होता है। प्रश्न नंबर 3 कितने अंकों के लिए होता है? 2 अंकों के लिए। और पेज नंबर ये 4 है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो कह रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? दूसरा है अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए इस पर स्टार लगा है, ये आपको क्वेश्चन नहीं करना, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 का ख, इसमें भी स्टार लगा है, इसको भी आपको नहीं करना है, ठीक ना। इसको भी आपको नहीं करना। अभी हम आगे चलते हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग, क और ख आपको नहीं करना है, काट दिया गया है सिलेबस से, ठीक ना। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है, 3 का ग क्या कर रहा है, कह रहा है कि द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक ना। तो द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड क्या होते हैं, ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिसमें जो परमाणुओं की दो देने की संख्या होती, क्षमता होती है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। दो दाता परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं, ठीक ना। फिर एग्जाम्पल में ये मैं यहाँ पर लिख लिया NH2CH2 NH2CH2 NH2, ठीक ना। ये जो है नाइट्रोजन है, इसमें द्विदंतुर है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विदंतुर लिगेंड कहलाएंगे। और इसमें भी देखिए O डबल बॉन्ड COO, जो इसमें आपका ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये द्विदंतुर का काम करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, जो स्वयं में उपस्थित 2 विभिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड उभय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं, ठीक ना। जो स्वयं में उपस्थित यानी कि उसमें उपस्थित कोई एक परमाणु, यानी कि वो उपस्थित हो और उसमें एक और परमाणु उपस्थित, जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो कार्बन में नाइट्रोजन में कार्बन भी जुड़ा है और कार्बन में नाइट्रोजन जुड़ा है, ठीक ना। तो इसको अगर एक को मानेंगे तो एक और है, यानी इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, उभय दंतुर लिगेंड। उभय दंतुर लिगेंड क्यों, न ये एक दंतुर है न द्विदंतुर है, ये किस में आ रहा है, उभय दंतुर में आ रहा है, ठीक ना। और या फिर इसी का उल्टा भी कर लीजिए, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड आयन, ठीक ना। और इसको बोलते हैं ये SCN को बोलते हैं थायोसाइनाइड आयन, क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड आयन, ठीक ना। इसको बोलेंगे थायोसाइनाइड आयन और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड आयन, ठीक ना। लिख लीजिएगा इसको मैं जो बता रहा हूँ, ठीक ना। इसको बोला जाता है, ये आयन क्यों बोला जा रहा है कि इस पर माइनस चार्ज लगा, ये निगेटिव चार्ज है तो इसको आयन बोलेंगे, जिस पर भी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आयन बोला जाएगा, ठीक ना। और इसमें दाता परमाणु कौन है, इसमें यस है, इसमें दाता परमाणु आपका कार्बन है, इसमें दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, ठीक ना। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का निशान होगा वही आपका दाता परमाणु। दाता परमाणु का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाले, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को देने वाले दाता परमाणु कहलाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं, तो अगले पेज पर आ गए। तो देखिए ये कह रहा है प्रश्न नंबर 3 का घ है, तो प्रश्न नंबर 3 का घ क्या कह रहा है, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, डी ग्लूकोज का सूत्र है ये एल ग्लूकोज है, ये डी फ्रक्टोज है, ठीक ना। अब हम आपको बताएंगे इसमें डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज और एल ग्लूकोज को आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी ग्लूकोज है जो ना, डी ग्लूकोज में क्या होगा कि ये जो OH होंगे, ये OH इसकी शुरुआत होगी दाहिने साइड से, ठीक ना। पहचानने का एक तरीका है कि जो CHO है, CHO के बाद जो OH लगा ये दाहिने साइड में लगा रहेगा, OH H OH OH OH, ठीक ना। ये OH H फिर OH 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 लगा रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया डी ग्लूकोज। एल ग्लूकोज वही जो OH होगा इस साइड आ जाएगा, ठीक ना, बाएं साइड आ जाएगा। तो ये OH H OH OH ये जितने इधर थे सब इधर आ जाएंगे और इधर की चीज़ इधर चली जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज। अब डी फ्रक्टोज में डी फ्रक्टोज में क्या होता है, देखिए CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH लग गया, ठीक ना। और इसमें जो CO ग्रुप आया, कौन सा ग्रुप आया, कीटोन ग्रुप आया। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप आएगा, कीटोन ग्रुप आएगा। और जो ग्लूकोज होगा उसमें कौन सा ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और CO क्या है, ये क्या है आपका कीटोन ग्रुप है। तो इसमें देखिए OH H H OH H OH और ये CH2OH, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का आपका संरचना हो गई, ठीक ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है ना, ये 3 अंकों का क्वेश्चन है, ठीक ना। 3 अंकों का मतलब क्वेश्चन है इसमें, यानी कि एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। तो ठीक ना, यहाँ पर देखिए कर रहा है प्रश्न नंबर 4 का क वाला है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन में भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 यानी कि 100 ओम हो तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम हो, तो
इतने KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता 1.29 यस मीटर इनवर्स दिया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई है, ठीक ना, जो भी चीज़ें दी गई हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक ना। जो चीज़ें दी गई हैं उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर दिया है 0.1 मोलर विलयन का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम दिया है। इसकी चालकता 1.29 यानी इतना है मीटर इनवर्स से, मतलब ये सेकेंड मीटर इनवर्स है। और देखिए यहाँ सेल स्थिरांक जो है चालकता गुणे प्रतिरोध, सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। सेल स्थिरांक बराबर होता है चालकता गुणे प्रतिरोध, ठीक ना। तो ये चालकता गुणे प्रतिरोध अगर आप करेंगे तो चालकता इसका कितना है, 100 है, और जो प्रतिरोध है इसका कितना है, चालकता इसकी इतना है 1.29 और जो प्रतिरोध है 100 ओम है। गुणा कर देंगे तो सेल स्थिरांक का मान आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक ना। 129 मीटर इनवर्स आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम है। तो इसका अगर से 0 जो ये वाला मान दिया है, विलयन की चालकता कितना है, 0.02 दिया है, ठीक ना। उसके बाद K का मान, यानी K क्या है आपका, ये कप्पा है, ठीक ना, ये क्या है, कप्पा है। कप्पा का मान निकालेंगे सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोधकता, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक ना। ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोधकता। अब अगले पेज पर इसका पूरा सोल्यूशन है, ठीक ना। थोड़ा सा रुकिए। तो ये आपका हो जाएगा K बराबर 129/500, 129/500 हो जाएगा। और कप्पा का मान कितना आ जाएगा, इससे भाग करें 0.258 एस मीटर इनवर्स, ठीक ना। अब अभी ये आपका आंसर नहीं है, इसमें आपको चालकता पूछिए, विलयन की क्या पूछिए, मोलर चालकता पूछिए। तो इसका फार्मूला देखिए यहाँ पर, ये देखिए 0.02 मोलर KCl विलयन की चालकता कप्पा बटे C, यानी कप्पा बटे क्या होता है, C होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए C बराबर क्या दिया है, 0.02 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पर देखिए यहाँ ये मोलर दिया है, ठीक ना, इतना मान दिया है। इतना मान जो दिया है यही मान आपको क्या करना है, कप्पा बटे C में रखना है। कप्पा का मान आप वहाँ पर निकाले थे, कितना था, 0.02 मोल, और ये C जो है ये कितना है, 1 लीटर, ठीक ना। ये कितना होगी, 1 लीटर, क्योंकि ये प्रति लीटर होती है। प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। 1 लीटर अगर इधर गुणा करेंगे तो इधर C आ जाएगा, ठीक ना। तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, कितना मीटर होगा, तो 1 लीटर बराबर 0.001 मीटर क्यूब होगा, ठीक ना। इतना होता है। अब मोलर चालकता जब निकालेंगे आप, मोलर चालकता, तो 0.258 गुणे 0.02 मोल, और इसके बटे में ये है, ठीक ना, इसके बटे में ये। अब देखिए ये कैसे मान आया है, तो ये देखिए C बराबर इतना है, ये C बराबर इतना जो है ये C बराबर है, और ये जो है ये K का कप्पा का मान है, ठीक ना। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ये ऊपर वाली चीज़ में गुणा कर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होगा सिवाय किसके, इसमें गुणा करने के। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये 0.02 गुणे 0.001, और यहाँ पर ऊपर क्या है 0.258, ये हो जाएगा। गुणा करके भाग करेंगे तो इसका आंसर मोलर चालकता कितना आएगा, 12,900 एस मीटर क्यूब मोल इनवर्स, ठीक ना। अगर जो आपका मान है, ठीक ना, जो आपका आंसर है, अगर दूसरा कुछ दिया होगा तो यही आपका आंसर सही है, ठीक ना। ये क्या है, आपका आंसर सही है, क्योंकि इसको आप देख लीजिए कहीं पर भी गलती नहीं हुई है, और सटीक मैं हल किया हूँ इसको, और आप विश्वास करिए यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। अब देखिए अगला पेज पर है प्रश्न नंबर 4 का ख। प्रश्न नंबर 4 के ख पर देखिए स्टार लगा, जहाँ पर स्टार लगा रहेगा आपको समझ जाना कि वो क्वेश्चन आपके चैप्टर या फिर आपकी NCERT बुक से हटा दिया गया वो क्वेश्चन, ठीक ना। वो टॉपिक, वो क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से वो हटा दिया गया, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग वाला, प्रश्न नंबर 4 का ग वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है प्रोटीन की द्वितीय संरचना, जो प्रोटीन होता है उसकी द्वितीय संरचना पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख रहे हैं उत्तर में, किसी प्रोटीन की द्वितीय यानी कि सेकेंडरी
द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। जिसमें क्या पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, अल्फा हेलिक्स, जिसकी संरचना क्या होती है? दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स होती है और एक बीटा प्लेटेड होता है, ठीक ना, बीटा प्लेटेड। तो बीटा प्लेटेड शीत संरचना, ठीक ना, बीटा प्लेटेड शीत संरचना, ये जो होती है ये आपकी द्वितीय संरचना का एक प्रकार से परिभाषा कर सकते हैं, ये थी, ठीक ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ये आपका द्वितीय संरचना था। उसके बाद दूसरा पेप्टाइड बंद है, ठीक ना। थोड़ी सी मुझे खांसी वाली प्रॉब्लम है। अगर पहले आप इसके पहले आपको अगर कुछ बाहरी आवाज़ सुनाई दी होगी तो उसके लिए सॉरी यार, माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर से आवाज़ आ जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है पेप्टाइड बंद। पेप्टाइड बंद में क्या होता है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों की बहुलक होती है। क्या होती है? बहुलक होती है। जो परस्पर पेप्टाइड आबंध जो CONH द्वारा, CONH नहीं है, ये COOO है, ठीक ना, ये COO है, तो COOH ये क्या है? ये एसिड है, ठीक ना। एसिड का फार्मूला होता है, द्वारा जुड़ी रहती है एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह COOH दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह NH2 से संयोग करके पेप्टाइड आबंध बना लेता है और जल का एक अणु निर्गत करता है, ठीक ना। यानी कि ये जो एक अणु ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और एक अणु NH2 का है, दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये एक प्रकार का पेप्टाइड बांध बनाएगा और इसमें से क्या निकलेगा? H2O निर्गत करता है, यानी कि H2O निकलता है, ठीक ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चलिए देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होती है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो आगे सरलतम अणुओं में जल अपघटित नहीं किए जा सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CH2O और N। यहाँ पर N की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे आप N की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर की जो संख्या होगी बढ़ती जाएगी, ठीक ना। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दिए तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। जहाँ N बराबर 3 से लेके 7 से ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एल्डोस, ठीक ना, एल्डोस यानी कि इसको एल्डोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड अगर समूह आ गया तो उसको एल्डोस बोलते हैं। अगर आपका कीटोन समूह आ गया तो उसको कीटोस बोलते हैं, ठीक ना। एल्डोस और कीटोस समूह उपस्थित होते हैं, 2 प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं, एल्डोस और कीटोस, ठीक ना। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ, निम्नलिखित का कारण बताइए। कारण बताना है। पहला है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ये आपको क्या करना है? कारण बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको कुछ पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हम लोग एनिलीन ले लिए। क्या ले लिए? एनिलीन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है, इसको हम सिद्ध करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या रहते हैं? CH3Cl या फिर AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ठीक ना। यही नहीं कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, वही काम इसमें कराएंगे। अगर रिएक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए योगात्मक अभिक्रिया बनती है। योगात्मक अभिक्रिया में PHNH2 और AlCl3 बनता है, ठीक ना। ये pH क्या है? ये pH क्या है? pH का मतलब होता है फिनाल। क्या होता है यहाँ पर? pH का मतलब फिनाल है। फिनाल NH2 प्लस AlCl3 ये बनता है। ये किसके कारण बन रही है? योगात्मक अभिक्रिया के कारण बन रही है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं हम कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि वह AlCl3 के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है। अगर ये अभिक्रिया जो है योगात्मक अभिक्रिया देगी तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेगी, ठीक ना। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक, कि अगर एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? AlCl3 होता है और ये AlCl3 के साथ क्या कर लेता है? संयोग कर लेता है, यानी योगात्मक, यानी कि जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद ये कहाँ योगात्मक हो गया, तो योगात्मक अभिक्रिया देगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें है एथिल एमीन। एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं है। एनिलीन नहीं है और एथिल एमीन है, ये बताना क्यों है। अब देखिए इसका हम बहुत बढ़िया से लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण एथिल एमीन जल में घुलनशील होता है, ठीक ना। अंतर आणविक, इसमें क्या होता है? अंतर आणविक बंध होता है।
अंतर आणविक बंध देखिए क्या होता है एथिल एमीन का। देखिए CH3 CH2 ये एथिल हो गया और NH2 ये क्या हो गया NH2 है, ये क्या हो गया एमीन हो गया। इसके बाद देखिए ये बांड से हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन बांड से हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इधर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ गया, ठीक ना। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। ये कैसे चल रहा है, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक ना। तो इसमें क्या आ रहा है, हाइड्रोजन बंध आ रहा है। यही हाइड्रोजन बंध के कारण जो होता है एथिल एमीन जल में घुलनशील होता है, ठीक ना। अब दूसरा इसमें है कि जबकि एनिलीन में बड़ा जल विरोधी भाव होने से जो यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटाता है, इसके कारण एनिलीन जल में अघुलनशील है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो एनिलीन होता है जल में अघुलनशीलता क्यों, जबकि एनिलीन में बड़ा जल विरोधी होने से जो यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटा देता है। यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को, यानी कि ये जो विस्तार कर रहा है ना, ये देखिए हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन से, फिर इस तरीके से जुड़ता। तो इसमें एनिलीन में ये नहीं होता है। ये क्या करता है, उसके विस्तार को घटाते जाता है, कम करते जाता है, इसलिए ये क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए आ गया प्रश्न नंबर 5, 4 अंकों के लिए। ये कितने अंकों के लिए है, 4 अंकों के लिए प्रश्न नंबर 5 पूछा जाता है। 4 अंक के 4 क्वेश्चन है, 4 चौको 16 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 5 का क है, परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, ठीक ना। तो परासरण दाब पहले आप परिभाषा देख लीजिए, फिर इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, ठीक ना। तो देखिए परासरण एवं परासरण दाब अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तंतु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक, अगर कोई शुद्ध विलायक है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के आराम से चला जा रहा है उस पार, तो उसको क्या बोलेंगे, परासरण कहलाता है। अब देखिए जिस दाब को विलयन में आरोपित करने से किसी दाब, कोई दाब तो होगा जो विलयन में आरोपित करने से विलयन की परासरण रोक दे, ठीक ना। तो जिस दाब को विलयन में आरोपित करने से उस विलयन की परासरण रुक जाती है, उसे परासरण दाब कहते हैं। यानी ऐसा कौन है, ऐसा कोई तो दाब होगा जिसे आरोपित करेंगे और जो विलयन में परासरण हो रहा है वो परासरण रुक जाए, बहने की क्रिया रुक जाए, तो उस समय उस पर कौन सा दाब लग रहा है, परासरण दाब लगाया जा रहा है, ठीक ना। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में है तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान इतना है और 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, हल है, दिया है कि पाई बराबर आपको निकालना है, ठीक ना। ये क्या है, पाई है, पाई बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। v बराबर यहाँ पर 2, यानी कि आयतन कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। w का मान 1.26 ग्राम दिया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। m बराबर देखिए 61.022 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। और देखिए t का मान दिया 300 केल्विन, r का मान आपका दिया नहीं, r का मान आपको याद रखना रहता है, 0.0821 होता है, ये r का मान होता है, ठीक ना। उसके बाद फार्मूला है पाई बराबर W इंटू आर इंटू टी बटे में M इंटू वी, ठीक ना। W ग्राम है, R है, ये T है टेम्परेचर, ये गैस नियतांक है, ये मोलर है, मोलर द्रव्यमान, ये आयतन है, ठीक ना। तो सबका मान इस प्रकार से हम लोग सबका मान रख लिए हैं, सबका मान देख लिए, रख लिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे सिवाय हल करने के। तो यहाँ पर देखिए इसको दशमलव को हटा दिए, दशमलव को हटाने के बाद ये इस प्रकार से होगा, 3 दशमलव था, 3 दशमलव था, हट गया, ठीक ना। उसके बाद इस दशमलव को हटाए हैं, 0 बढ़ाकर 0 काटे हैं तो दशमलव हटाए, ठीक ना। फिर ये इस प्रकार से हो गया और ये इस प्रकार से हो गया, ठीक ना। जैसे कि इसको हम 2000 है ना, तो 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, ये 2 गुणे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 10 के पावर 3 लिख दिए, ठीक। उसके बाद इसको इस प्रकार से हल किए हैं कि ये आंसर आ गया 2.54, 2 गुणे 10 के पावर -3 वायुमंडल, ठीक ना। कहीं कहीं का जो अंशाल पेपर है उसमें क्वेश्चन तो सही दिया है लेकिन आंसर उसका गलत दिया है, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक ना। तो उसको मैं देखा हूँ कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। तो उसमें आप लोग
थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन हिचकिचाना नहीं है, यही आपका सही जवाब है, सही आंसर है। ठीक ना, आप लोग देखे हैं कि मैं कहीं पर भी गलती नहीं कर रहा हूँ, सूत्र भी सही लिखा हूँ, मान भी सही लिखा हूँ, हल भी सही किया हूँ क्वेश्चन को। ठीक ना, तो ये सही है। ठीक, अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख पर। प्रश्न नंबर 5 का ख वाला जो है, इसमें कह रहा है पहला जो है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है, इसको खाली समझा देना, यानी कि परिभाषा लिख देना है, बस हो जाएगा। ठीक ना, अब इसमें क्या है परिभाषा, देखिए, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। वेग यहाँ पर लिख देते हैं, कहते हैं। ठीक ना, वेग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया, वेग कहते हैं किसको, इकाई समय में, यानी इकाई का मतलब एक, इकाई समय में किसी अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली किसी अभिक्रिया में या फिर उत्पाद में, यानी जो अभिक्रिया अभी रिएक्शन नहीं हुआ उसको अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक ना, उसमें सांद्रता होने वाली जो परिवर्तन है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक ना, इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको समझा देंगे। दूसरा है राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट का नियम क्या होता है भाई, राउल्ट का नियम देखिए, राउल्ट का नियम बहुत ही आसान होता है। क्या है, देखिए, समझाना है तो खाली लिख देंगे हो जाएगा। ठीक ना, अगर निगमन करना रहता तो उसको हल करते हैं, थोड़ा सा निगमन करते हैं। माना किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक में मोल प्रभाज अपेक्षित के समानुपाती होता है। जो आपका ये माना आप काट दीजिए। ठीक है, माना काट देंगे तो सही रहेगा। किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप जानते हैं ना, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक में मोल प्रभाज के अपेक्षिक के समानुपाती होता है। ठीक है, अपेक्षित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका क्या है परिभाषा, इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, बहुत कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 5 का ग, प्रश्न नंबर 5 का ग क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। कारण सहित समझाना है। संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्यों बनाती हैं ये आपको बताना है। उनको पता है रंगीन आयनों यौगिकों का या फिर यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। देखिए कहाँ पर हम, ये तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बता रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग परिभाषा लिख लिए हैं। संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। डी संक्रमण का, इसको डी संक्रमण भी कहते हैं। ठीक ना, प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक ना, जबकि D0 अथवा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगहीन होते हैं। ठीक ना, जिसका डी उपकोष पूरा भरा रहेगा या फिर पूरा खाली रहेगा वो रंगहीन होंगे। जो आधी भरा रहेगा, जो कम भरा रहेगा, पूरा नहीं भरा रहेगा, D1 से D9 तक रहेगा, इसके बीच में रहेगा तो क्या होगा, वो रंगीन होंगे। ठीक ना, रंगीन यौगिक कहलाएंगे, रंगीन तत्व कहलाएंगे, रंगीन आयन कहलाएंगे। ठीक ना, और इससे को हम संक्रमण तत्व में क्या कहेंगे, रंगीन है। ये तत्व क्या है, रंगीन है। ठीक ना, आयनों में रंगीन आयन है, यौगिकों में रंगीन यौगिक है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण धातुएं तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय गुण, अब अनुचुंबकीय गुण क्यों, ये जो संक्रमण धातुएं होती हैं ना, इनके जो ज़्यादातर यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। और ये अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, यही आपको क्या करना है, बताना है, रीजन बताना है, सिर्फ इसमें रीजन बताना है, ये क्यों होते हैं बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है अनुचुंबकीय गुण, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, जब हम अभी उसमें इसके पहले ही दूसरा जो पहला पॉइंट था उसमें भी वही चीज़ था। ठीक ना, जो संक्रमण तत्व होते हैं, आयन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पूरा न भर के जो डी में भरते हैं 1 से लेके 9 तक अगर भर रहा है तो उस प्रकार के जो यौगिक होंगे उनको हम बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक। ठीक ना,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, और उन तत्वों को बोला जाएगा अनुचुंबकीय गुण परिदर्शित करने वाले तत्व, ठीक ना। जो ये क्या करते हैं, अनुचुंबकीय गुण परिरक्षित करते हैं, ठीक ना, परीक्षित करते हैं। उसके बाद तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो युग्मी यानी कि ये युग्म बनाएंगे, जैसे डी पर हो गया युग्म, ये आपको जैसे हम यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, ये युग्म के रूप में 1 ये 2 ये युग्म के रूप में है, तो ये हो गया आपका प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अगर यही आपका एक गो भरा है, इस प्रकार से भरा है, तो ये आपका क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक ना, अनुचुंबकीय होगा। ये पूरा अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर ये पूरा सही भरा है, डबल डबल भरा है, तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक ना। ये बात आप समझ लीजिए, समझ गए होंगे। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है एन, करड़ी में ये रूट है, और रूट में एन और n+2 और ये bm, bm क्या होता है, बोर मैग्नेटान कहते हैं इसको, बी बोर मैग्नेटान, m को क्या कहते हैं, मैग्नेटान कहते हैं। जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर भर दिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 गो है, 1 गो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, तो 1 यहाँ पर n का मान हो जाएगा। 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे, हल कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का घ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 का घ, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ठीक ना। IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम में बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बताए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि CrCl2 En का ट्वाइस और Cl है, ठीक ना। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, आपको बताना है। देखिए इसका IUPAC नाम पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसको बोलते हैं मेटल, इसको मेटल आयन बोलते हैं, इसको लिगेंड, ये जो होते हैं लिगेंड होते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको पहले हम ये ऐसे लिखेंगे कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से जिसका नाम पहले आएगा, जैसे क्लोरीन हो गया, और इसको बोलते हैं इथाइलिन। अब ई आता है पहले कि सी आता है, पहले सी आता है, तो पहले सी का, तो ये कितना है, सी है 2 है, तो डाइक्लोराइडो क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइडो। और ये देखिए एक प्रकार का ये क्या है, द्विलिगेंड है, ठीक ना, द्विदंतुर लिगेंड है। तो द्विदंतुर लिगेंड के लिए हम यहाँ पर 2 के लिए 20-30 टेट्राकिस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर 20, और ये एथिलीन है, एथिलीन डाईएमीन है, तो एथिलीन 20 एथिलीन डाईएमीन, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और इसी का हिंदी में डाइक्लोराइडो 20 एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइडो, ये भी है, ठीक ना। आप इसमें इसको भी लिख दिया और इसमें इसको भी लिख दिया, ठीक ना। तो ये इसका नाम हो गया IUPAC। उसका देखिए CSFeCl4, तो ये देखिए सीजियम है, ये पहला क्या है, सीजियम है। ये टेट्रा क्या है, क्लोराइड है, टेट्राक्लोराइड फेरेट किसको लिखेंगे, Fe, फेरेट किसको लिखेंगे, Fe को लिखेंगे, ठीक ना। ये क्या है, मेटल आयन है, मेटल आयन को बाद में लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, थर्ड क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीजियम होता है +1, सीजियम का +1 होता है, F की E का निकालना है, और इसका -4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस हो गया तो ये थर्ड लिखा जाए, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उसको रोमन अंक में ही लिखा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए तीसरा है K3COC2O4 का थ्राइस, पोटेशियम, इसको क्या पहले ये बाहर वाला जो कोष्टक के बाहर वाला है चीज़ उसको लिख लेते हैं नाम, चाहे पोटेशियम चाहे कुछ भी हो, धातु होता है, उसका परिणाम लिखते। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद ट्राईक्लोराइड, ये जो 1 मिनट यहाँ पर गलती हुई है, तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड नहीं रहेगा, ट्राई ऑक्जिलेटो रहेगा, ठीक ना। तो ट्राई ऑक्जिलेटो, क्योंकि ये ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट में 3 है, तो 3 बार ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट, ये क्या हो गया, फेरेट हो गया। ये फेरेट भी नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट होगा, ठीक ना, कोबाल्टेट क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, ठीक ना, कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक। सही से आप लोग देख लीजिएगा इसको, कोबाल्टेट। उसके बाद देखिए चौथा है COCl3 या NH3 का थ्राइस, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे पहले, कोबाल्ट ट्राईक्लोराइड, कोबाल्ट क्या लिखेंगे, ट्राईक्लोराइड, ट्राई अमोनियम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट पर लिखें, फिर ट्राईक्लोराइड, फिर ट्राई अमोनियम, ये एकदम सिंपल इसका नाम लिखते हैं। तो ये आपका हो गया इसका IUPAC नाम, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 का घ तक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, प्रश्न नंबर 5 के घ तक पढ़ा चुका हूँ, ठीक।
तो दोस्तों देखिए अब प्रश्न नंबर 6 का क वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 का क है, इसको देखिए स्टार लगा तो इस क्वेश्चन को हमें करना नहीं है क्योंकि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिकी निर्माण की विधि एवं प्रयुक्त अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल की कैल्शियम फ्लोराइड कॉपर तथा सल्फर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक ना। तो इसको हमें करना नहीं। तो अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या होता है जब, ये देखिए प्रश्न नंबर 6, जो प्रश्न नंबर 6 का क का अथवा वाला है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 का क का अथवा वाला है। तो इसमें देखिए क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आयोडीन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ क्रिया करता है। जो आयोडीन होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है, आयोडीन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ क्रिया करती है तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन ले लिए I2, आयोडीन का सूत्र क्या होता है I2 होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, 10 क्यों लिखे, क्योंकि संतुलित किए, ठीक ना। संतुलित करने के लिए 10 यहाँ पर लिखा गया है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जब ये नाइट्रिक अम्ल और आयोडीन क्रिया करते हैं तो देखिए क्या बनता है HiO3 बना Hi3। और देखिए 10 NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 10 यानी 10 क्यों है, संतुलित किए हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर 4H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, 4H2O इसमें से निकलता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा है क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। जब क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Cl2 और 2SO2 Cl2 प्लस 4H2O। और यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर क्या बना है, सल्फर डाई जो ऑक्साइड है क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है तो SO2Cl2 बना है, ठीक ना। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराया गया, यानी कि जल से क्रिया कराने पर, जब इसको जल से क्रिया कराए ना तो ये जल से क्रिया करने के बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बदल गया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। दोनों अम्ल में ही बदल गए, ठीक ना। 2H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, 4HCl सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। यहाँ पर क्लोरीन गर्म तथा सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करती तब क्या होता है। यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन है NaOH है, ये क्लोरीन है किसके साथ, गर्म तथा ये सांद्र। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सांद्र लिख लीजिए, सांद्र, और ये क्या है, गर्म है, ठीक ना, गर्म है और ये सांद्र है। तो क्लोरीन किसमें गर्म है, NaOH सांद्र के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किसमें NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और एक Cl अभी यहाँ पर बचा है तो एक NaClO3 बनेगा। क्या बनेगा, NaClO3, सोडियम क्लोरेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा, ठीक ना। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोरेट, ठीक। तो ये बन गया। दूसरा चौथा वाला इसका है कि क्लोरीन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। यहाँ पर देखिए Cl2 प्लस F2, जब Cl2 और F2 क्रिया करता है तो ClF3 बनता है, ठीक ना। इसको बोलेंगे क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ठीक ना, क्लोराइड, या फिर कह सकते हैं क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड कह सकते हैं इसको, ठीक। तो ये Cl2F2 क्रिया करेगा तो ClF3 बनेगा। ये 2 लिखा गया, ये 3 लिखा गया है, इसका मतलब ये संतुलित किया गया। उसके बाद देखिए 5वां वाला इसमें है, कह रहा है जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक ना। जिंक जो है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जिंक, ये तनु नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर लिख लीजिएगा तनु, ठीक ना। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तब देखिए ZnNO3 का ट्वाइस यानी कि जिंक नाइट्रेट बनेगा प्लस H2O जल बनेगा और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली। ऊपर का तीर का मतलब क्या है, गैस। गैस कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, तो ऊपर उड़कर चली गई। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए प्रश्न नंबर 5 का, प्रश्न नंबर 6 का ख वाला। प्रश्न नंबर 6 का ख वाला क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। क्या लिखना है, संरचनाएं लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है 2-chloro-3-मेथिल पेंटेन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितना दिया है, पेंटेन है ना, तो 5 कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन आप लिख लीजिए। फिर क्या किया, 2-chloro यानी दूसरे पर क्लोरीन होना चाहिए, 3-मेथिल तीसरे पर मेथिल, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो ये दूसरे पर क्लोरीन है और तीसरे पर मेथिल, ठीक ना, सही हो गया। उसके बाद 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना ब्यूट है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन पर लिख लो। 2-इन यानी कि 1 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दो। फिर 1,4-डाइब्रोमो, तो 2 ठे ब्रोमो है, एक पर 1 ठे 4 पर, तो 1 पर 4 पर लगा दिए, ठीक ना। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बता दिए।
1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन। तो 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन, तो यहाँ पर जो बेंजीन, पहले आप बेंजीन बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2, तो 1-chloro-2-मेथिल। ये पहले पर क्लोरीन आ गया, दूसरे पर 2-मेथिल आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका हो गया। इसके बाद इसके आगे देखिए, कह रहा है 1-chloro-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन है, ठीक ना। 1-chloro-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर देखिए ये बेंजीन बन गया। तो 1 क्लोरो, ये 1 पर क्लोरीन हो गया 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ठीक ना। तो 1 2 3 4, 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरीन, 4 एथिल, 4 पर एथिल साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का है तो ये बेंजीन की संरचना नहीं रहेगी, ठीक ना। ये इस प्रकार से रहेगा, ये कटा रहेगा, ठीक ना, ये नहीं रहेगा, इसका ये बनेगा, ठीक ना। इसका क्या बनेगा देखिए, इस प्रकार से बनेगा। 6 कार्बन यानी कि हेक्स कहते हैं, और 6 कार्बन में बेंजीन नहीं आएगा, ये Cl है, ये C2H5, ठीक ना, ये बनेगा, ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा है 3-bromo-2-मेथिल, 3-bromo-2-मेथिल ब्यूट-2-इन, 3-bromo-2-मेथिल ब्यूट-2-इन। तो यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH3, ये क्या 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, 3-4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। 2-इन है तो 1 2 2 कार्बन पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। 3-bromo-2-मेथिल, तो ये 3-bromo, 1 2 3, 3 पर क्या है ब्रोमो है, और 2 पर क्या है मेथिल है, ठीक ना। तो ये इस प्रकार से बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। तो ये देखिए प्रश्न नंबर ख का अथवा वाला भी हम किए हैं। तो प्रश्न नंबर ख का अथवा देखिए क्या होता है। प्रश्न नंबर 6 का ख और अथवा, ठीक ना, ये ख है 6 का, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला N-ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो N-ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब होता है कि ए सिंपल सा एक कार्बन वाली चैन लेना, उसमें क्लोरीन लगा देना है, कहीं पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं। तो हो गया N-ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक ना। फिर ये एल्कोहलिक ALC, ये एल्कोहलिक है, ठीक ना। ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और H2O बनेगा, ठीक ना। प्लस में क्या बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और जल भी निकलेगा। उसके बाद देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो क्या होता है इसमें देखिए, शुष्क ईथर है और ये यहाँ पर क्या है मेथिल आयोडाइड और मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड इसको कहेंगे। इसका जब जल अपघटन कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH4 होगा, ठीक ना। यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका मेथेन बन जाएगा। तो ये मेथेन बन गया। उसके बाद देखिए तीसरा वाला है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, तब क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, जब शुष्क ईथर उपस्थिति में किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथिल ब्रोमाइड, ये सोडियम, और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लिए, ठीक ना। तो ये देखिए रिमन टिमन में इस प्रकार से होता है, रिमन टिमन अभिक्रिया में। तो इसमें क्या होता है कि मेथिल ब्रोमाइड से ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, ठीक ना। और ये मेथिल दो मेथिल बच गए, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपाउंड लिए गए हैं, मेथिल ब्रोमाइड के 2 कंपाउंड लिए गए हैं, और ये मेथिल बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए चौथा है मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड विलियन से होती है। तो विलियन से कराना इसका रिएक्शन किसके साथ, मेथिल आयोडाइड के। तो यहाँ पर देखिए मेथिल आयोडाइड ले लिए प्लस KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड ले लिए। उसके बाद देखिए एसीटोनाइट्राइल, ये क्या बना CH3CN, इसको बोलेंगे एसीटोनाइट्राइल बोलेंगे, या फिर इसको मेथिल साइनाइड भी बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं, मेथिल साइनाइड भी बोल सकते हैं। प्लस में KI को क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, ठीक ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से होती है। तो क्लोरोबेंजीन की जब अभिक्रिया होती है जलीय NaOH के साथ, तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। उसके बाद NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, क्लोरोबेंजीन से। ये किस में टूटेगा, सोडियम फिनाक्साइड में टूटेगा। सोडियम ये फिनाल है, ये सोडियम है, ये ऑक्साइड है, सोडियम फिनाक्साइड, ठीक ना।
HCl की उपस्थिति में एक बार फिर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H जाएगा और यहाँ पर NaCl निकलेगा। तो यहाँ पर आप प्लस में NaCl दिखा सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर NaCl दिखा सकते हैं, अन्यथा नहीं दिखाएंगे तभी कोई बात नहीं, ये सही है, ठीक ना। तो ये क्या बनेगा, फिनाल बनेगा, NaCl यानी कि नमक बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का क वाला, प्रश्न नंबर 7 का जो क है इसमें हम लोग अथवा वाला करेंगे। कौन सा करेंगे, अथवा वाला करेंगे, क्योंकि जो पहला वाला है उसको स्टार लगा दिया, यानी कि वो चैप्टर से हट गया है आपके, ठीक ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए, ठीक ना। ए की जगह पर क्या आएगा, बी की जगह पर क्या आएगा, ये आपको क्या करना है, इसमें लिखना है या फिर इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया आपको फिनाल, क्या दिया, ये फिनाल दिया है। फिनाल के साथ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेट यानी कि सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन कराना, ठीक ना। तो जब भी फिनाल के साथ आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल देगा, क्या देगा, पिक्रिक अम्ल देगा। पिक्रिक अम्ल में सूत्र कैसे बनता है, या बेंजीन को बना लेंगे, यानी फिनाल को बना लेंगे। फिनाल के बनाने के बाद एक आर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर, फिर यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा देंगे, ठीक ना। 3 NO2 ग्रुप रहेंगे। यहाँ पर देखिए आर्थो पर, पैरा पर, यहाँ पर आर्थो पर NO2 ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रुप, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर ये तीन जगह पर NO2 ग्रुप है फिनाल पर तो इसको बोलेंगे पिक्रिक अम्ल, या फिर इसका IUPAC नाम में बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ठीक ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल भी बोलते हैं IUPAC नाम में। उसके बाद देखिए दूसरा है कि ये फिनाल ले लिया है, फिनाल के साथ दे दिया CHCl3 का रिएक्शन, और ये भी एक्वस NaOH, AQ का मतलब होता है एक्वस NaOH, यानी कि जलीय NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये बी के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आपका फिनाल ले लिए हैं, और जब इसके साथ रिएक्शन कराएगा ना, किसके साथ, ये CHCl3 के साथ रिएक्शन कराएगा, और ये भी किसके, एक्वस NaOH की उपस्थिति में, तो ये क्या बनेगा, CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है, कि सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक ना, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बन गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, CH3 CH2 CH2O CH3 और ये CH3 है, प्लस में HI को गर्म किया जाता है तो C+D बनाना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोपेनॉल बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ठीक ना। तो 3 कार्बन की जगह 3 कार्बन के साथ OH आया तो इसको 3 कार्बन को प्रोप और ये ऑल, तो प्रोपेनॉल हो गया, ठीक ना। प्लस I है, क्योंकि इसमें I है, H था तो HO के साथ जुड़ गया तो OH हो गया, और I इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर I देखिए जुड़ गया कार्बन के साथ, यहीं से ब्रेकिंग हुआ है, ठीक ना। यहाँ से क्या हुआ है, ब्रेकिंग हुआ है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है, और यहाँ से ब्रेकिंग हुआ है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर इसको दे दिया है, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, ये निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ठीक ना, और ये निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है। तो माइनस वाला प्लस वाले से, प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ेगा, तो ये आपका ये बन गया, D वाला ये बना और C वाला ये बना, ठीक ना। उस प्रकार आगे चलते हैं, जो चौथा वाला कर रहा है CH3 CHOH CH3 CrO3 से रिएक्शन करेगा इसके प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, E जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, इसको आपको बताना है। तो ये बनेगा देखिए CH3 CO CH3 प्लस Cr, ये क्रोमियम बाहर आ जाएगा, प्लस H2O भी बाहर आ जाएगा, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर कार्बन है, अरे यहाँ पर CH3 है और CO ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, और CH3, तो इसको बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं, इसको एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक ना। कीटोन का एक रूप होता है एसीटोन। उसके बाद देखिए पांचवा, देखिए CH3 COOH, ये क्या है, एसिड है। कौन सी एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन है और एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस H2O की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराना है। तो क्या बनेगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये बनेगा देखिए CH3 CH2OH, ये कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा CH3 CH2OH, ये एथिल एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख है, इसमें भी हम लोग अथवा वाला ही हल करेंगे।
ठीक ना, क्योंकि इसमें भी एक ख का जो है पोर्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब उसमें क्या था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया था, इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है किसी को। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख, अथवा आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको प्राप्त करना है, आपको दिया गया है कि इससे आप कैसे प्राप्त करेंगे। प्रोपेन से देखिए, प्रोपेनोन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड O है प्लस CH3 है C डबल बॉन्ड O, मतलब ये दो प्रोडक्ट लिया गया है, एक ही प्रकार के दो प्रोडक्ट लिए गए हैं। प्रोपेनोन 2 बार, देखिए यहाँ पर भी प्रोपेन, यहाँ पर भी प्रोपेनोन लिया गया है। उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम BaOH का ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, उससे उसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। ये रिएक्शन क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक ना, क्योंकि इधर भी आपको ये मतलब रिटर्न ये भी बन सकता है, ठीक ना, ये इससे ये बनेगा लेकिन इससे ये भी बन सकता है, इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या होगा कि CH3 इस पर OH आया, CH2CO CH3 बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, ये यहाँ पर इसमें कीटोन ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप में एक OH भी आया है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला इसको बोलेंगे। 5 कार्बन की श्रृंखला में एक OH ग्रुप आया है, एक CH3 ग्रुप आया है मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आया है, ठीक ना। 1 2 3 4 और ये 5, 4 पर आया है हाइड्रोक्सी और 4 पर मेथिल भी आया है, ठीक। तो इसका नाम हम IPSC नाम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से नंबरिंग करके। उसके बाद देखिए दूसरा वाला, एथेनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे बनाएंगे, ब्यूटेनल बनाना है आपको, ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे बनाएंगे, CH3 CH2OH कापर की प्रेजेंस लेंगे और 573 केल्विन पर इसको गर्म कर देंगे, ठीक ना। क्या है ये, एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल जिसे कहते हैं, एथेनॉल लेंगे और कापर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर इसको गर्म कर देंगे। उसके बाद CH3 CHO एथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा, ये एथेनॉल बनेगा, ये एथेनॉल था, ये एथेनॉल बना, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है। तो इसको फिर एक बार तनु NaOH से, यानी कि एल्डोल संघनन की तरह इसकी क्रिया हो रही है, ठीक ना। तनु NaOH से एक बार इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद ये देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया। देखिए CH3 CH CH2 CH 1 2 3 4 कार्बन है, इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल। और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे पर जुड़ा है, 3 पर जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसको बोलेंगे, ठीक ना। तीसरा देखिए ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए CH3 CH2 CHO ये क्या है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल से क्या बना है, ब्यूटेनोइक। तो ये टालन अभिक्रिया में होता है, ठीक है। टालेन अभिक्रिया में क्या होता है, ये होता है। तो जो टालेन अभिकर्मक है इसको हम लेंगे CH3 CH2 CH2COOH, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक ना, ब्यूटेनोइक अम्ल बन गया। चौथा वाला है एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान विधि है कि CH3 एथेनोइक अम्ल ले लेंगे, CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया। इसको हाई टेम्परेचर देंगे, इसको H ये डेल्टा का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, ठीक ना, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। जब इसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये देखिए एथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया। ये एथेनोइक है, एथेनोइक का एनहाइड्राइड कैसे, COOCH3, ठीक ना। ये देखिए दो ऑक्सीजन मिलेगा तो ये एथेनोइक अम्ल बनेगा। इसके साथ अगर मिल गया तो ये भी एथेनोइक, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड, एथेनोइक अम्ल का एनहाइड्राइड, ठीक ना। 4 देखिए बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए ये बेंजिल एल्कोहल है, तो यहाँ पर बेंजीन ले लेना है, बेंजीन पर CH2OH, तो ये इसको बोलेंगे बेंजिल एल्कोहल। अब देखिए PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाएगा या फिर हीट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप CH2Cl, ये इसका क्या हुआ, नाच गया, ये मतलब इस पर आ गया, ठीक ना, CH2Cl आ गया। फिर KCN की उपस्थिति में इसको एक बार और गर्म किया जाएगा, तो इस प्रकार से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनेगा। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से तीर है, इसको कुछ मत समझिएगा, ये तीर है, एक तीर है, ठीक ना, ये तीर है। जैसे यहाँ पर CH2CN आया है, जैसे यहाँ पर Cl था तो OH की जगह पर Cl आ गया। जब KCN से रिएक्शन हुआ तो Cl की जगह पर CN आ गया, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए H2O से जब रिएक्शन होगा तो HCN की जगह पर COOH आ गया, तो O C रहेगा, ये OOH आया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेनिल एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक ना। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 केमिस्ट्री 12, ठीक ना। अगर आपको अभी मुझे परचेज करना है, ठीक ना, PDF आपको चाहिए तो इस नंबर पर 74 600 पर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर तुरंत कॉल भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो कॉल करके आप PDF ले लीजिएगा, 50 रुपये 60 रुपये जो भी देना पड़े। आप इस पैसे के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है PDF, ठीक ना। PDF से अगर आप पढ़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर उठेगा और बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।